आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने ना YouTube चैनल मोनेटाइजेशन से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। एक स्क्रिप्ट है जो क्रिएटर्स को रास्ता दिखाने का दावा करती है और इसमें 2025 के कुछ नए नियमों का भी जिक्र है। हाँ, ये 2025 वाला एंगल काफी इंटरेस्टिंग लगता है। देखते हैं क्या नया है इसमें। बिल्कुल। तो सवाल सीधा सा है, किसी चैनल पर वो मोनेटाइज्ड का टैग लगा है या नहीं, ये पता कैसे चलता है? और उससे भी ज्यादा जरूरी, इसका असल मतलब क्या है भाई? सही बात है, ये मोनेटाइज शब्द सुन तो सब लेते हैं, पर गहराई में शायद कम ही लोग जाते हैं। हाँ, तो आज हमारा मिशन यही है कि इस स्क्रिप्ट की परतें खोलें और समझें योग्यता की शर्तें क्या है, अपना स्टेटस कैसे जांचें, कौन सी आम गलतियां हैं जो क्रिएटर्स को भारी पड़ सकती हैं। गलतियां जानना तो बहुत जरूरी है। और हाँ, मोनेटाइजेशन को लेकर क्या भ्रम फैले हुए हैं और सबसे अहम, अपने चैनल के मोनेटाइज होने की संभावना को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए इस जानकारी के समंदर में जरा गोता लगाते हैं। बिल्कुल। और गोता लगाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये मोनेटाइजेशन चीज आखिर है क्या, जैसा कि गाइडलाइन में भी बताया गया है। ये कोई जादुई बटन तो है नहीं। हाँ, सही कहा। ये असल में YouTube पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP का हिस्सा बनने की एक पूरी प्रक्रिया है। ये एक ऑफिशियल सिस्टम है जिसके जरिए YouTube क्रिएटर्स को उनके कंटेंट से कमाई करने का मौका देता है। अच्छा। और जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ विज्ञापनों से पैसा कमाना नहीं है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। जैसे आपके वीडियो पर दिखने वाले विज्ञापन एड्स, वो तो हैं ही। साथ में चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन है, जहां दर्शक खास कंटेंट या फायदों के लिए मंथली पैसे देते हैं। फिर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स हैं, जिनसे फैंस सीधे सपोर्ट दिखा सकते हैं। और हाँ, YouTube प्रीमियम सब्सक्राइबर्स जब आपका कंटेंट देखते हैं तो उस रेवेन्यू का भी एक हिस्सा आपको मिलता है। तो कमाई के रास्ते कई हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ विज्ञापन नहीं बल्कि कमाई का एक पूरा इकोसिस्टम है। अब आते हैं पहले सवाल पर। इस इकोसिस्टम में शामिल होने के लिए यानी YPP के लिए योग्यता क्या है? स्क्रिप्ट इस पर तो काफी साफ जानकारी देती है। हाँ, ये क्राइटेरिया जानना पहला स्टेप है। पहली और सीधी शर्त है, चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। 1000, ठीक है। दूसरी शर्त में थोड़ी कह सकते हैं पेचीदगी है, क्योंकि यहाँ 2 रास्ते दिए गए हैं, एक चुनना होता है। अच्छा, 2 रास्ते। हाँ, पहला रास्ता है आपके पब्लिक वीडियोस पर, ध्यान रहे पब्लिक, पिछले 12 महीनों में कुल मिलाकर 4000 घंटों का वैलिड पब्लिक वॉच टाइम जमा होना चाहिए। ये सिर्फ व्यूज नहीं बल्कि देखे जाने का कुल समय, वॉच टाइम। 4000 घंटे, ये काफी ज्यादा लगता है सुनने में। हाँ, है तो। और अगर कोई शॉर्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है तो उनके लिए दूसरा रास्ता है, पिछले 90 दिनों में उनके पब्लिक शॉर्ट्स पर कम से कम 1 करोड़ यानी 10 मिलियन वैलिड व्यूज होने चाहिए। 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज 90 दिनों में। अच्छा, तो शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए भी रास्ता है? बिल्कुल, उनके लिए अलग रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात है जिस पर यह गाइडलाइन इशारा करती है। ये जो आंकड़े हैं ना, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे या फिर वो 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज, हाँ, ये सिर्फ न्यूनतम योग्यताएं हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इनको पूरा कर लेने से ही मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, ऐसा पक्का नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ पहला पड़ाव है। बिल्कुल, ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। इन्हें पूरा करने के बाद क्रिएटर YPP के लिए अप्लाई कर सकता है। फिर YouTube की टीम चैनल को ध्यान से रिव्यू करती है। वो देखते हैं कि चैनल YouTube की सारी पॉलिसीज, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं या फिर एड फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइंस हैं, उनका पालन कर रहा है या नहीं। तो ये योग्यताएं हासिल करना सिर्फ दरवाजे तक पहुंचना है। दरवाजा खुलेगा या नहीं, ये रिव्यू के बाद ही तय होता है। पालन भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने ये शर्तें पूरी कर ली, अप्लाई भी कर दिया, अब वो कैसे जानेंगे कि उनकी मेहनत रंग लाई या नहीं? अपना स्टेटस चेक करने का तरीका क्या है? हाँ, ये उत्सुकता तो रहती है अप्लाई करने के बाद। स्क्रिप्ट इसके लिए एक सीधा रास्ता बताती है। क्रिएटर्स को अपने YouTube स्टूडियो में जाना होता है, वो उनका कंट्रोल पैनल जैसा होता है ना। हाँ, डैशबोर्ड सब कुछ वहीं से मैनेज होता है। स्टूडियो के अंदर साइड मेन्यू में अक्सर अर्न या मोनेटाइजेशन, हिंदी में कमाई करें जैसा एक सेक्शन होता है, बस उस पर क्लिक करना है। ठीक है। स्क्रिप्ट के मुताबिक वहीं पर स्थिति साफ हो जाती है। अगर वहां लिखा है कांग्रेचुलेशंस यू आर इन द YouTube पार्टनर प्रोग्राम या कुछ ऐसा ही अच्छा सा मैसेज, खुशखबरी, हाँ, तो चैनल मोनेटाइज्ड है और कमाई के जो ऑप्शंस हैं उन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है। और अगर नहीं हुआ तो? और अगर वहां यू आर नॉट येट एलिजिबल या अभी योग्य नहीं है जैसा कुछ दिखे, तो साफ है, या तो शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, या एप्लीकेशन अभी रिव्यू में है, या फिर शायद किसी वजह से रिजेक्ट हो गया है।
ये सेक्शन पूरी ट्रांसपेरेंसी देता है। सही कहा। और जैसा हमने पहले भी कहा, मोनेटाइजेशन पाना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसे बनाए रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। हाँ, ये बात भी है। ये गाइडलाइन इस बात पे भी रोशनी डालती है कि चैनल अक्सर अपना मोनेटाइजेशन स्टेटस खो क्यों देते हैं। इसमें 3 मुख्य कारण बताए गए हैं जो बार बार सामने आते हैं। अच्छा, क्या है वो कारण? पहला है रीयूज्ड या डुप्लीकेट कंटेंट का इस्तेमाल। मतलब ऐसा कंटेंट डालना जो मूल रूप से आपका नहीं है और जिसमें आपने कोई खास वैल्यू ऐड नहीं की है, कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं दिया है। जैसे किसी और का वीडियो उठा लिया। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी और के वीडियो के बड़े हिस्से को बिना अपनी कोई टिप्पणी या रिएक्शन या विश्लेषण दिए सीधे अपलोड कर देना, या फिर टीवी शो की क्लिप्स या गाने बिना जरूरी बदलाव या संदर्भ के इस्तेमाल करना। यूट्यूब चाहता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। ओरिजिनलिटी जरूरी है। दूसरा बड़ा कारण है कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स का मिलना। अगर आप बार बार किसी और का कॉपीराइट वाला संगीत, वीडियो क्लिप या इमेज बिना परमिशन के इस्तेमाल करते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। और कम्युनिटी गाइडलाइन? वैसे ही अगर आप YouTube के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे हेट स्पीच फैलाना, किसी को परेशान करना, खतरनाक स्टंट दिखाना या गलत जानकारी देना, तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है। कई स्ट्राइक्स जमा होने पर मोनेटाइजेशन बंद हो सकता है, यहां तक कि चैनल भी डिलीट हो सकता है। बाप रे, ये तो सीरियस है। हाँ, YouTube अपने प्लेटफॉर्म को सेफ रखना चाहता है। और तीसरा कारण है इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, यानी अमान्य क्लिक गतिविधि। ये क्या होता है? इसका मतलब है नकली तरीकों से व्यूज, लाइक्स या विज्ञापन क्लिक्स बढ़ाना। जैसे अपने ही एड्स पर बार बार क्लिक करना, या बॉट्स का इस्तेमाल करना, या लोगों को धोखे से विज्ञापन पर क्लिक करने के लिए उकसाना। YouTube इसे एडवर्टाइजर्स के साथ फ्रॉड मानता है और बहुत सीरियसली लेता है। अच्छा, समझ गई। तो यहाँ गाइडलाइन का इशारा साफ है, अगर लंबे समय तक टिकना है और कमाना है तो ओरिजिनल रहो, नियमों का पालन करो और ईमानदार रहो। मोनेटाइजेशन कोई एक बार का इनाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे लगातार निभाना पड़ता है। ये गलतियां वाकई किसी भी क्रिएटर की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। अब जरा उन धारणाओं पर बात करते हैं जो मोनेटाइजेशन को लेकर फैली हुई हैं। स्क्रिप्ट कुछ आम मिथकों, मतलब गलत फहमियों का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। हाँ, मिथक तो बहुत होते हैं हर चीज को लेकर। पहला मिथक जिसका जिक्र है, सिर्फ वायरल वीडियो से ही तगड़ी कमाई होती है। सुनने में तो लगता है कि हाँ, वायरल होगा तो पैसा आएगा, पर स्क्रिप्ट कहती है ये पूरी कहानी नहीं है। हाँ, कैसे? बेशक वायरल वीडियो अचानक बहुत सारे व्यूज लाते हैं, लेकिन जो छोटे चैनल हैं जो किसी खास टॉपिक, मतलब निश पर गहराई से बात करते हैं, वो भी अपने डेडिकेटेड दर्शक वर्ग के जरिए अच्छी और ज्यादा सस्टेनेबल कमाई कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब विज्ञापन से तो नहीं? विज्ञापन से भी, पर उसके अलावा मेंबरशिप, सुपर चैट, मर्चेंडाइज, एफिलिएट मार्केटिंग, इन तरीकों से भी कमाई हो सकती है, जहां दर्शकों का जुड़ाव, उनकी लॉयल्टी ज्यादा मायने रखती है। तो सिर्फ वायरल होना ही जरूरी नहीं है। ये तो अच्छी बात है, मतलब छोटे फोकस्ड चैनल के लिए भी उम्मीद है। बिल्कुल। दूसरा मिथक, शॉर्ट्स बनाकर कमाई नहीं की जा सकती। स्क्रिप्ट इसे भी गलत बताती है। ये बात शायद पहले कुछ हद तक सही रही हो, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। हाँ, ये जानना जरूरी है। पहले YouTube शॉर्ट्स फंड था जो एक लिमिटेड बजट था, लेकिन अब जैसा कि ये गाइडलाइन बताती है, शॉर्ट्स फीड में भी विज्ञापन दिखने लगे हैं। अच्छा, शॉर्ट्स में भी एड्स? हाँ, और YouTube उस एड रेवेन्यू का एक हिस्सा योग्य शॉर्ट्स क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्ट्स अब सीधे कमाई का जरिया बन गए, जैसे लंबे वीडियोस होते हैं। तो शॉर्ट्स को सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर बढ़ाने का जरिया मानकर इग्नोर करना अब सही नहीं होगा। ये तो बड़ी अपडेट है। और तीसरा मिथक, जो शायद कई लोगों को चौंका दे, प्राइवेट या अनलिस्टेड वीडियो का वॉच टाइम भी मोनेटाइजेशन के लिए गिना जाता है। अच्छा, ये भी एक मिथक? हाँ, और स्क्रिप्ट साफ करती है कि ये बिल्कुल गलत है। YPP योग्यता के लिए जो 4000 घंटे चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वीडियोस पर मिला वॉच टाइम ही गिना जाता है। मतलब प्राइवेट या अनलिस्टेड का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर वीडियो प्राइवेट है या सिर्फ लिंक से अनलिस्टेड शेयर किया है, तो उसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन की गिनती में नहीं आएगा। ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन मिथकों का टूटना असल में हमें दिखाता है कि YouTube का प्लेटफॉर्म और उसके कमाई के मॉडल कितने डायनामिक हैं। ये लगातार बदल रहे हैं। सही बात है। स्क्रिप्ट का ये विश्लेषण यही बताता है कि क्रिएटर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखना चाहिए। सफलता सिर्फ एक ही ढर्रे पर चलने से नहीं मिलती। अलग अलग फॉर्मेट,
लंबे वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीमिंग और कमाई के अलग-अलग तरीके, एड्स, मेंबरशिप, सुपर चैट, इन सब को समझना और सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। ये भी दिखाता है कि एक छोटा पर बहुत एंगेज्ड दर्शक वर्ग भी किसी बड़े पर कम एक्टिव दर्शक वर्ग से ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकता है। बिल्कुल, यानी रणनीति में लचीलापन जरूरी है। अब उन क्रिएटर्स के लिए जो मोनेटाइजेशन की दौड़ में तेजी लाना चाहते हैं, ये गाइडलाइन कुछ कारगर नुस्खे भी सुझाती है। स्क्रिप्ट 5 मुख्य टिप्स पर जोर देती है। अच्छा, टिप्स क्या हैं? पहली टिप है, सिर्फ व्यूज के पीछे मत भागो, वॉच टाइम पर फोकस करो। ऐसा कंटेंट बनाओ जो लोगों को बांधे रखे, जिसे वो ज्यादा देर तक देखना चाहें। क्वालिटी पर फोकस मतलब है। हाँ। दूसरी, रेगुलर रहो, लगातार, और सबसे जरूरी, उपयोगी मतलब वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करते रहो। इससे ना सिर्फ दर्शक लौट कर आते हैं, बल्कि यूट्यूब के एल्गोरिदम को भी अच्छा सिग्नल मिलता है। कंसिस्टेंसी। तीसरी टिप थोड़ी टेक्निकल है, पर बहुत जरूरी। एसईओ फ्रेंडली टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करो। मतलब ऐसे कीवर्ड्स डालो जिनसे आपकी वीडियो सही लोगों तक पहुंच सके जो वैसा कंटेंट खोज रहे हैं, सर्च में आने के लिए। ठीक है। चौथी, अपने दर्शकों से रिश्ता बनाओ। कमेंट्स का जवाब दो, कम्युनिटी टैब का इस्तेमाल करो, लाइव सेशन करो। ये कनेक्शन सिर्फ दर्शक को एक लॉयल मेंबर बना सकता है। एंगेजमेंट। हाँ, ये जरूरी है। और पांचवी टिप जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आकर्षक और यूनिक थंबनेल डिजाइन करो। थंबनेल आपके वीडियो का पहला इंप्रेशन है। एक अच्छा थंबनेल क्लिक थ्रू रेट बढ़ाता है, यानी ज्यादा लोग उसे देखकर क्लिक करते हैं। हाँ, थंबनेल तो बहुत ही क्रिटिकल है। बिल्कुल। हाँ, और ये सिर्फ ऊपर की टिप्स नहीं है, इनके पीछे गहरी वजह हैं, जैसा ये गाइडलाइन इशारा कर रही है। वॉच टाइम पर फोकस करने का मतलब है क्वालिटी पर ध्यान देना। जब लोग आपका वीडियो ज्यादा देर देखते हैं, तो ये यूट्यूब को बताता है कि आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, वो वैल्यूएबल है। इससे यूट्यूब आपकी वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक मैट्रिक नहीं, ये ऑडियंस सेटिस्फैक्शन का सबूत है। सही बात। रेगुलर और उपयोगी कंटेंट अपलोड करना सिर्फ चैनल को एक्टिव रखना नहीं है, ये दर्शकों के साथ एक उम्मीद, एक रिश्ता बनाने जैसा है। उन्हें पता होता है कि आपके चैनल पर उन्हें कब और कैसा अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाता है, जो लंबे समय में एड रेवेन्यू से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। विश्वास बनाना। एसईओ का मतलब सिर्फ सर्च में ऊपर आना नहीं है। सही कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के सिस्टम को ये समझने में मदद करते हैं कि आपका वीडियो किस बारे में है और किन दर्शकों के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। अच्छा। इससे आपका वीडियो सिर्फ सर्च में ही नहीं, बल्कि सजेस्टेड वीडियोस में भी दिखने की संभावना बढ़ जाती है, जो अक्सर व्यूज का एक बड़ा सोर्स होता है। ये आपकी रीच को ऑर्गेनिकली बढ़ाता है। ये तो बहुत काम की बात है। दर्शकों से जुड़ाव आपके चैनल को एक तरफा ब्रॉडकास्ट से बदलकर एक कम्युनिटी में बदल देता है। जब दर्शक महसूस करते हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है, वो चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो वो न सिर्फ कंटेंट देखते हैं, बल्कि उसे शेयर करते हैं, दूसरों को बताते हैं और मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहते हैं। ये एक अनमोल चीज है। हाँ, वो अपनापन आ जाता है। और थंबनेल और सीटीआर, देखिए, डिजिटल दुनिया की इस भीड़ में ये आपके वीडियो का चेहरा है। आपका कंटेंट चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है, अगर वो दर्शक को क्लिक करने पर मजबूर नहीं करता, तो कंटेंट तक पहुंचेगा ही कैसे? सही कहा, पहला इंप्रेशन वही है। हाँ, ये उस पहली लड़ाई को जीतने जैसा है। एक अच्छा सीटीआर एल्गोरिथम को भी पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। तो कुल मिलाके ये टिप्स सिर्फ मोनेटाइजेशन की शर्तों को जल्दी पूरा करने के शॉर्टकट नहीं है। ये असल में एक सफल, हेल्दी और टिकाऊ यूट्यूब चैनल बनाने के फंडामेंटल सिद्धांत हैं। बिल्कुल। ये चैनल की क्वालिटी, रीच और ऑडियंस रिलेशनशिप तीनों को मजबूत करते हैं, जो सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए ही नहीं, बल्कि क्रिएटर के तौर पर लंबी पारी खेलने के लिए जरूरी है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इन टिप्स के पीछे की रणनीति समझाई। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो इस स्रोत से मिली जानकारी के विश्लेषण से हमने YouTube मोनेटाइजेशन के कई जरूरी पहलुओं को समझा है। हमने जाना कि YPP में शामिल होने की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये सिर्फ पहला कदम क्यों है। हाँ, रिक्वायरमेंट्स और उनका मतलब। हमने ये भी देखा कि कोई अपना मोनेटाइजेशन स्टेटस कैसे आसानी से चेक कर सकता है और किन बड़ी गलतियों जैसे रीयूज्ड कंटेंट, कॉपीराइट उल्लंघन या नकली क्लिक्स से हर हाल में बचना चाहिए, ताकि मोनेटाइजेशन खतरे में ना पड़े। गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। हैं वॉच टाइम, रेगुलरिटी, एसईओ, ऑडियंस एंगेजमेंट और आकर्षक थंबनेल। हाँ, ये पांचों पिलर्स की तरह हैं। अगर इस पूरी जानकारी का एक निचोड़ निकालना हो तो वो यही लगता है, असली और मौलिक कंटेंट पर ध्यान दें, प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करें और सबसे बढ़कर
अपने दर्शकों के साथ एक गहरा और सच्चा रिश्ता बनाएं, उन्हें लगातार कुछ वैल्यूएबल देते रहें। निश्चित रूप से ये स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाए। ये जानकारी बहुत जरूरी है, खासकर उनके लिए जो अभी शुरू कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रुककर एक कदम आगे सोचने की जरूरत है मेरे ख्याल से। क्या मतलब? ये स्रोत हमें कैसे तो बताता है, पर एक गहरा सवाल शायद अनकहा रह जाता है। मोनेटाइजेशन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए? और क्या सिर्फ मोनेटाइज्ड होना ही आखिरी मंजिल है? अच्छा पॉइंट है। क्या वो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे या 1 करोड़ व्यूज जैसे आंकड़े पार कर लेना ही सफलता का पैमाना है? शायद नहीं। या फिर असली चुनौती और शायद ज्यादा मीनिंगफुल लक्ष्य लगातार हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट बनाना, अपने दर्शकों के साथ ईमानदारी और भरोसे का रिश्ता कायम करना, और YouTube के बदलते एल्गोरिदम और पॉलिसीज के साथ लगातार सीखते रहना और अडेप्ट करते रहना है। क्या क्रिएटर्स को सिर्फ उस मोनेटाइज्ड के हरे निशान से आगे बढ़कर ये सोचना चाहिए कि वो अपने दर्शकों और इस प्लेटफॉर्म को असल में क्या परमानेंट वैल्यू दे रहे हैं? क्योंकि शायद लंबी दौड़ की सफलता, संतुष्टि और इम्पैक्ट की चाबी उसी में छिपी है। ये महज एक टैग हासिल करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक विचार है जिसे ये जानकारी हमें सोचने पर मजबूर करती है। वाकई ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। इस गहन विश्लेषण और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।